गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स 6:30 इन द मॉर्निंग। आई एम सो सॉरी कि कल कोई वीडियो नहीं आ पाई मेरे यूट्यूब चैनल पे। इट वाज जस्ट बिकॉज क्योंकि आप मेरी फैमिली हैं तो मैं इसलिए बता रही हूँ। कल मैंने बहुत बार ट्राई किया कि मैं वीडियो अपलोड कर सकूँ, बट पता नहीं क्या मेरे लैपटॉप बहुत हैंग हो रहा था कल। तो आई एम रियली वेरी सॉरी। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम अभी हम जो कल हमने छोड़ा था उसको हम कंप्लीट करेंगे और आज ही पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये जो कल की वीडियो है डे 7, हमें डे 8 का भी अपना पूरा खत्म करना है। तो हम फटाफट से विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम अब हम शुरू करते हैं जल्दी से। तो हमारा जो ये वाला क्वेश्चन था अप्रोचेस टू एसेट एलोकेशन, हम ये वाला अभी सब टॉपिक करेंगे। इसमें बेसिकली सीएफए करिकुलम में हमें 3 अप्रोचेस बताए हुए हैं। मैं थोड़ा धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सब सो रहे हैं और मैं सबको उठाना नहीं चाहती। ठीक है, तो इसमें जो थ्री ब्रॉड अप्रोचेस टू एसेट एलोकेशन दिए हुए हैं, एक तो फर्स्ट है हमारा एसेट ओनली, सेकंड इज योर लाइबिलिटी ड्रिवन, ओ सॉरी लाइबिलिटी रिलेटिव, थर्ड इज योर गोल्स बेस्ड। अब मैं इसमें अगर एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से समझाऊं तो जैसे मैं अपना एग्जांपल लूं तो मेरे को अगर अभी जैसे हम पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई इतना इशू नहीं है कि हमें कुछ करना है, मतलब हमें पैसे या कुछ, यू आर, मतलब आप समझ रहे हैं कि हम पे कोई फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सिर्फ हम पर अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वैसे ही, तो जो अगर मैं अपना पोर्टफोलियो बनाने जाऊंगी तो मेरा पोर्टफोलियो क्या होगा? इट शुड बी रिटर्न बेस्ड। वो रिटर्न रिटर्न के परस्पेक्टिव से ज्यादा होगा, कोई गोल्स बेस्ड नहीं होगा, कोई लाइबिलिटी नहीं है, अभी हम पे कोई लोन वगैरह नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इस परस्पेक्टिव से मैं आपको ये बोल रही हूँ कि रिटर्न जो ऑब्जेक्टिव क्या होगा, रिटर्न हायर रिस्क, हायर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न लेना ऑब्जेक्टिव होगा हमारा, राइट? ऑब्जेक्टिव है ये हमारा। तो वैसे ही जैसे इसमें क्या फोकस करते हैं, सोनली ऑन द एसेट साइड ऑफ द इन्वेस्टर बैलेंस शीट। ठीक है, लाइबिलिटीज इसमें मेंशन नहीं होती, मॉडल नहीं करते हम लोग लाइबिलिटीज को। और इसमें जो सबसे अच्छा एक एग्जांपल है एसेट ओनली अप्रोच का, वो है हमारा मीन वेरिएंस ऑप्टिमाइजेशन। एक अप्रोच है एसेट ओनली के अंडर। ठीक है, तो इसमें जो सेकंड है लाइबिलिटी रिलेटिव। लाइबिलिटी रिलेटिव क्या होती है? मान लो हमें एक ना लोन लेना है 20 लाख का। एक सेकेंड, ये कल भी यही इशू आ रहा था। हमें एक लोन लेना है 20 लाख का। ठीक है, हमें कार लेनी है, बेसिकली कार लोन लेना है। ठीक है, तो अब हम इस पर्सपेक्टिव से एक पोर्टफोलियो बनाएंगे कि हम ऐसे एसेट्स लें जिसमें कि हमारा ये जो लोन की लाइबिलिटी है वो कंप्लीट हो जाए। समझ रहे हो आप? जैसे मतलब अगर मैं एक क्लाइंट हूँ, या मैं फिर से अपना पर्सपेक्टिव ले रही हूँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेके बताती हूँ कि जैसे मान लो मेरे को एक ना कार लेनी है, ठीक है, अच्छी सी कोई 20 लाख की। तो अब मैं उसके हिसाब से अपने एसेट्स बना रही हूँ जिसमें कि मेरे सारे के सारे ये जो लोन का पोर्शन है ये कंप्लीट हो सके। चूज एन एसेट एलोकेशन इन रिलेशन टू ऑब्जेक्टिव। क्या है मेरा? फंडिंग। फंडिंग लाइबिलिटी क्या है? लाइबिलिटी ये है हमारी 20 लाख की लोन, या फिर किसी को घर लेना होता है 1 करोड़ का। ठीक है, तो उसकी लाइबिलिटी, जो 1 करोड़ का लोन है वो लाइबिलिटी है, कार लेना लाइबिलिटी है एक। ठीक है, लाइबिलिटी है, तो हम उसको फंड करने के लिए एक पोर्टफोलियो बनाते हैं। तो हम उसको उसके मतलब अप्रोच होती है, अगर हमारी एसेट एलोकेशन की बात करूं तो वो क्या है? हमारी लाइबिलिटी रिलेटिव है। इस इन्वेस्टिंग को हम बोलते हैं लाइबिलिटी ड्रिवन इन्वेस्टिंग। हम इसमें फंडिंग करते हैं लाइबिलिटीज की। और अगर मान लो कि 20 लाख से ऊपर हमारा, मतलब हमने एक पोर्टफोलियो बनाया और वो 20 लाख का कर चुके हैं हम, तो जो एक्सेस फंड होगा वो किस में जाएगा? वो जाएगा रिटर्न वाले परस्पेक्टिव में, ग्रोथ के लिए हम देखेंगे। ठीक है, जो थर्ड है वो अप्रोच है गोल्स बेस्ड अप्रोच। अब मान लो हम कोई एक फादर का एग्जाम्पल लेते हैं। अब एक फादर के पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। फॉर एग्जाम्पल रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है उनको अपनी। ठीक है, रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, प्लस उनको अपने जो बच्चे हैं उनके लिए हायर एजुकेशन के लिए फंडिंग भी करनी है, चिल्ड्रन फंडिंग। ठीक है, एजुकेशन फंडिंग जिसे हम बोल रहे हैं। तो इतने सारे उनके पास बहुत सारे गोल्स होते हैं। प्लस अगर किसी के मतलब उनकी गर्ल चाइल्ड है, उनको, या कोई बॉय चाइल्ड है तो उनको उनकी मैरिज करनी है, तो ये उनके बहुत सारे गोल्स हो गए। तो अब हम एक गोल्स बेस्ड पोर्टफोलियो बनाएंगे, या फिर ठीक है वो कैसे बनेगी? ये एक पोर्टफोलियो है उनका बड़ा। ठीक है, सबका पोर्टफोलियो का वैसे रिटर्न ऑब्जेक्टिव होता है, बट वो रिटर्न का इंटेंशन क्या है, उसके बेसिस पे हमने ये जो 3 अप्रोचेस है उसको बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो ये हमने पोर्टफोलियो बनाई है, तो उसमें क्या क्या होगा? ये जो रिटायरमेंट प्लानिंग का है वो एक सब पोर्टफोलियो बन जाएगा। ठीक है, सब पोर्टफोलियो बन जाएगा। और जो चिल्ड्रन फंडिंग होगी वो अलग बन जाएगा। वैसे ही अगर मैरिज का है तो वो अलग बन जाएगा, या कोई और उसका गोल है उन फादर का तो वो कोई और वो बन जाएगा। तो इसमें जैसे लिखा भी है कि इन्वॉल्व स्पेसिफाइंग एसेट एलोकेशन फॉर सब पोर्टफोलियोज। सब पोर्टफोलियोज बने हैं अलग अलग गोल्स के हिसाब से। अब इसमें ये बोल रहे हैं कि इट कैन बी रेगुलर, जो हमारा कैश फ्लो होगा, इट कैन बी इरेगुलर, या फिर हम इकट्ठे बुलेट कैश फ्लोज भी कर रहे हैं। और उसमें सबकी डिफरेंट डिस्टिंक्ट टाइम होराइजन होगी, रिस्क टॉलरेंस अलग होगी। उसको हम एक्सप्रेस करेंगे एज अ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ अचीविंग द गोल। फोर्थ इसमें बोल रहे हैं, इस वाले जो ये इन्वेस्टिंग हम करते हैं इसको बोलते हैं हम गोल्स बेस्ड इन्वेस्टिंग। ठीक है, अब इसमें
अब इसमें यही पूरा चीज जो मैंने समझाया उसको एक कंसाइज फॉर्मेट में बताया हुआ है कि ये रेलिवेंट ऑब्जेक्टिव, रेलिवेंट ऑब्जेक्टिव क्या है। फर्स्ट जो अप्रोच है हमारी वो एसेट ओनली अप्रोच है, ठीक है, एसेट ओनली अप्रोच है। उसमें क्या होता है, हम डज नॉट एक्सप्लिसिटली मॉडल लाइबिलिटीज या फिर गोल्स को हम इतना उसको फोकस नहीं करते। उसका टिपिकल ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैक्सिमाइज शार्प रेशियो। शार्प रेशियो क्या चीज है हमारी, कि हमारा हायर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो है हम उसको अर्न कर पा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें ये बोला है कि टिपिकल यूजर्स कौन कौन से होते हैं, इसमें सम फाउंडेशन या फिर इंडाउमेंट्स हो गए, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हो गए, सॉवरेन वेल्थ फंड्स हो गए, बिकॉज उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, हायर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न लेना। क्यों, क्योंकि उनको अपने फाइनेंशियल जो एसेट्स है उनको, जो हमारे एक सेकेंड, जो फाइनेंशियल एसेट्स है उसको हमें इंक्रीज करना है, फाइनेंशियल एसेट्स इंक्रीज करना है। सेकंड जो हमारी थी वो है हमारी लाइबिलिटी रिलेटिव। लाइबिलिटी रिलेटिव में क्या होता है, हम लीगल और क्वाजी लाइबिलिटी पर्सपेक्टिव को देखकर हम लाइबिलिटी रिलेटिव एसेट एलोकेशन अप्रोच करते हैं। उसमें हम करते हैं क्या, फंडिंग करते हैं लाइबिलिटीज की और इन्वेस्ट करते हैं एक्सेस, जो एक्सेस हमारे पास होगा वो ग्रोथ के उसमें। अब ये लोग कौन यूज करते हैं, किसके पास ज्यादा लाइबिलिटीज होती है, बैंक्स के पास सबसे ज्यादा होती है। डेबिट डिफाइंड बेनिफिट पेंशन प्लान के जो होती है फंड्स, उनको उनकी लाइबिलिटी होती है कि जब उनका एम्प्लॉय कोई रिटायर कर जाएगा तो उनको बेनिफिट देना, उनको पेंशन प्रोवाइड करनी है। इंश्योरर्स जो इंश्योरेंस देते हैं उन लोगों की बात कर रहे हैं, उनके पास लाइबिलिटी होती है। थर्ड इज योर गोल्स बेस्ड। गोल्स बेस्ड जैसे हमने एक फादर का एग्जांपल लिया था अभी पिछली स्लाइड में, तो हम गोल्स को मॉडल करते हैं, इसमें हमें अचीव करने होते हैं गोल्स विद स्पेसिफाइड रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज ऑफ सक्सेस। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स इसमें मेन जो होते हैं टिपिकल यूजर्स उनके होते हैं। अब इसमें हम ये देख रहे हैं कि ये जो हमने 3 अप्रोचेस यूज करी है, तो इसमें रिस्क के जो कॉन्सेप्ट है हम वो कौन कौन से रिस्क को देखेंगे। जब एसेट ओनली की बात करें तो हमारा रिटर्न जो है वो ज्यादा, हमारा मैक्सिमम जो हमारा फोकस है वो हमारे रिटर्न पे है, तो उसी हिसाब से जो वॉलिटिलिटी होगी वो क्या होगी, एक मेजर प्राइमरी मेजर ऑफ रिस्क होगी, ठीक है। इसमें हम देखेंगे फोकस ऑन द एसेट क्लास रिस्क देखेंगे और इफेक्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट क्लासेस को हम देखेंगे। सेकंड जो है हमारा लाइबिलिटी रिलेटिव। लाइबिलिटी रिलेटिव क्या है, अगर हम कोई लाइबिलिटी है, लेट्स से हमारी लाइबिलिटी है एक घर लेना 2 करोड़ का, ठीक है, 2 करोड़ का घर लेना, 2 करोड़ होम, ये हमारी लाइबिलिटी है। तो अब उसको फंडिंग करने के लिए हम एक पोर्टफोलियो बना रहे हैं। मान लो कि ये जो पोर्टफोलियो है ये हमारा 1.5 का ही बना है, हम अचीव नहीं कर पाए अपना 2 करोड़ का टारगेट, 1.5 CR ही हम अचीव कर पाए, तो ये क्या है, शॉर्टफॉल है। तो ये वाला रिस्क क्या होगा, शॉर्टफॉल रिस्क, कि हमने रिटर्न अपना अपना पोर्टफोलियो बनाया बट वो 2 करोड़ का जो लाइबिलिटी थी उसको अचीव नहीं कर पाया, वो शॉर्टफॉल हुआ, तो इनसफिशिएंट एसेट्स टू पे ऑब्लिगेशन। अदर रिस्क क्या हो सकता है, वॉलिटिलिटी ही हो सकता है। जो थर्ड है वो है गोल्स बेस्ड। उसमें क्या है, हम अपने जो रिस्क ऑफ फेलिंग टू अचीव द गोल्स, हम गोल्स अचीव नहीं कर पा रहे, इसमें क्या बोलेंगे, हम जो पोर्टफोलियो का रिस्क होगा ओवरऑल वो होगा वेटेड सम ऑफ द रिस्क एसोसिएटेड विद ईच गोल। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी मॉडलिंग एसेट रिस्क, एसेट क्लास रिस्क। तो इसमें एक ना देयर इज वन पर्सन नेम्ड ग्रेयर, उन्होंने अपनी रिसर्च की, उसके हिसाब से पूरी स्लाइड बनी हुई है कि उन्होंने अपनी रिसर्च में एसेट क्लास को डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। और फिर इसमें 3 सुपर क्लासेस ऑफ एसेट्स बताए हैं जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एसेट क्लास इज नथिंग बट ऐसी सेट ऑफ एसेट जिनका फंडामेंटल इकोनॉमिक सिमिलैरिटी है बट उनको डिस्टिंक्ट भी करती है वो, मतलब एंड दैट हैव कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक देम डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर एसेट्स, उनको डिस्टिंक्ट भी करती है अदर एसेट से। अब 3 ऐसी सुपर क्लास एसेट्स बताई हुई है ग्रेयर ने, कि फर्स्ट है हमारा एसेट कैपिटल एसेट, सेकंड है हमारा कंज्यूमर ड्यूरेबल कंज्यूमेबल एंड ट्रांसफॉर्मेबल एसेट्स, थर्ड इज योर स्टोर ऑफ वैल्यू एसेट्स। अब जो कैपिटल एसेट्स होती है वो होती है जो डिराइव करती है किसी और से वैल्यू। फॉर एग्जांपल अगर हम हम इंटरेस्ट की बात करें या फिर हम डिविडेंड्स की बात करें, क्या हमें वो बिना स्टॉक लिए डिविडेंड्स मिल जाएंगे, नहीं। क्या हमें बिना बॉन्ड या बिना बॉन्ड लिए इंटरेस्ट मिल जाएंगे, नहीं। तो वो एन ऑनगोइंग सोर्स ऑफ समथिंग ऑफ वैल्यू, हमें तब वो मिलेंगे तब हमने ऑनगोइंग सोर्स ऑफ वैल्यू ले रखा है। अब उसको हम वैल्यू कैसे करते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से हम उसको वैल्यू करते हैं। कंज्यूमेबल और ट्रांसफॉर्मेबल एसेट्स क्या होती है, ऐसे जो एसेट्स लाइक हम एग्जांपल देते हैं इसमें कमोडिटीज का, ऐसे एसेट्स जो कंज्यूम कर सकते हैं हम और ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, विच कैन बी कंज्यूम, हम उसको कंज्यूम भी कर पा रहे हैं और हम उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में। जैसे कि मान लो आयरन का एग्जाम्पल लेते हैं, आयरन या कॉपर, अब इन सबके बर्तन भी होते हैं, ठीक है, बट हम इसको एक पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस भी है, ये हमारा रॉ मटेरियल भी है, तो हम उसको पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस भी यूज करते हैं और हम उसको, ठीक है, ये है, और हम उसको ट्रांसफॉर्म भी कर देते हैं इकोनॉमिक वैल्यू के उसमें। अब थर्ड जो एसेट क्लास बोलिए सुपर एसेट क्लास, उसको बोल रहे हैं स्टोर ऑफ वैल्यू एसेट्स। अब बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कलेक्शन करने का शौक होता है, जैसे कि कोई कोई लोग जो क्या करेंगे करेंसी को या फिर कोई कोई आर्ट को वैल्यू करते हैं, स्टोर करते हैं, तो उनकी जो वैल्यू होती है, हम वैसे ही उनकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, कोई इनकम जनरेट नहीं कर रही, कोई वैल्यूएबल नहीं है, कंज्यूम नहीं कर सकता हम उसको, बस हमने उसको शौक के लिए अपना इकट्ठे किया, तो उसकी जो इकोनॉमिक वैल्यू होगी हम तब रियलाइज करते हैं, तब उसकी सेल होगी या एक्सचेंज होगी। जो 5 क्राइटेरिया इसमें बताए हैं फॉर स्पेसिफाइंग एसेट क्लासेस, अब इसका ये कुछ नहीं है, मतलब इसमें ये बोल रहे हैं कि जब हम एक पोर्टफोलियो बना रहे हैं कोई भी, तो हम डिफरेंट एसेट क्लासेस ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल इक्विटी ले रहे हैं, बॉन्ड ले रहे हैं, रियल एस्टेट ले रहे हैं, या फिर हम गोल्ड ले रहे हैं, ये सारे बहुत सारे तरह के और भी होते हैं, प्राइवेट इक्विटी होती है, ये बहुत सारे तरह के एसेट क्लासेस है। अब हम इनको एसेट क्लासेस क्यों बोलते हैं, ठीक है, हम इनको क्यों डिफरेंट, उसमें हमने इसको इक्विटी और बॉन्ड क्यों किया हुआ है, ये क्यों डिफरेंट है, क्यों, अब मैं बताती हूँ। जो
फॉर एग्जाम्पल इसमें जो नेक्स्ट अभी स्लाइड आएगी, एक इक्विटी है, मान लो ये दिस इज अ बिगर पोर्टफोलियो, ठीक है, ये पोर्टफोलियो है, उसमें हमारे पास इक्विटी है कुछ पोर्शन और कुछ पोर्शन हमारे पास बॉन्ड है, ठीक है। अब हम जब इक्विटी ले रहे हैं तो उसमें हम ये भी तो ले सकते हैं कि एक तरफ जो है यूएस की इक्विटी है और एक तरफ हमारा वर्ल्ड ग्लोबल इक्विटीज है या फिर कोई और कंट्री की इक्विटी है। मान लो हमारे पास इंडिया की इक्विटी है यहाँ पर, ठीक है, इंडिया की इक्विटी है। तो अब हम कोई अगर इक्विटी ले रहे हैं जो एसेट्स विद इन एन एसेट क्लास शुड बी होमोजीनियस। अब ये और ये इन दोनों में वैसे देखे तो फर्क है, बट ये क्या है, दिस इज नथिंग बट योर स्टॉक्स, स्टॉक्स ही तो है, ज्यादा कुछ इसमें डिफरेंट नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स में सिमिलर एट्रीब्यूट्स होते हैं इनके, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट यही बोल रहे हैं कि जो एसेट्स होते हैं वो होमोजीनियस होनी चाहिए, एसेट्स विद इन एन एसेट क्लास। सेकंड पॉइंट बोल रहे हैं कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होनी चाहिए। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने का मतलब क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब अगर एक इवेंट हो रहा है तो वो दूसरा इवेंट नहीं होगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम प्रोबेबिलिटी करते हैं, एक स्टॉक एक कॉइन को उछालते हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमारे पास एक ही टाइम पे हेड भी आ जाए और एक ही टाइम पे टेल भी आ जाए? ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही हम उसको बोल रहे हैं जो एसेट क्लासेस होगी वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर इक्विटी का यही सेम एग्जाम्पल मैं लूँ, ये इक्विटी है मेरे पोर्टफोलियो में और मैं यूएस इन्वेस्टर हूँ या फिर ठीक है मैं इंडिया का कोई इन्वेस्टर हूँ, तो मेरे पास क्या होगा, इंडिया के अगर मैंने स्टॉक्स ले रखे हैं तो जो नेक्स्ट होंगे वो स्टॉक्स मुझे क्या लेने चाहिए, मुझे लेने चाहिए ऐसे सारे ग्लोबल स्टॉक्स जो एक्सक्लूड करते हैं, एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग योर इंडिया के जो स्टॉक्स है उनको एक्सक्लूड करके हमें ऐसे ग्लोबल स्टॉक्स प्लस हमें इंडिया के स्टॉक्स लेने चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए, क्योंकि जब हम ओवरलैप कर देंगे, अगर मान लो यहाँ पे भी इंडिया है, मैंने इंडिया के स्टॉक्स भी लिए प्लस मैंने ऐसे स्टॉक्स भी लिए ग्लोबल स्टॉक जिसमें इंडिया इंक्लूडेड है, तो इससे क्या होगा, मेरा रिस्क बढ़ जाएगा। तो हम क्या किस लिए पोर्टफोलियो बनाते हैं, ताकि हमारा रिस्क कम हो जाए, हमारे पोर्टफोलियो की रिटर्न अच्छी आ पाए और रिस्क कम हो पाए। बट अगर हम सेम ही एसेट क्लासेस ले लेंगे, सेम सब एसेट क्लासेस ले लेंगे तो क्या रिड्यूस होगा, रिस्क नहीं होगा। तो वैसे ही यही एग्जांपल दिया हुआ है जो मैंने भी आपको इंडिया और एक्स इंडिया का समझाया, इसमें यूएस का दे रखा है। थर्ड होना चाहिए जो एसेट क्लास शुड बी डाइवर्सिफाइंग, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है कि अगर हम कोई एसेट क्लास ले रहे फॉर एग्जाम्पल इक्विटी, तो उसको हेज हमें करना चाहिए बॉन्ड्स के साथ या फिर कोई और रियल एस्टेट हो गया या गोल्ड हो गया, उसके साथ हमें हेज करते हुए अपना पूरा पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। फोर्थ है हमारा दो कि एसेट क्लास एज अ ग्रुप शुड मेक अ प्रीपोंडरेंस ऑफ वर्ल्ड इन्वेस्टेबल वेल्थ। प्रीपोंडरेंस का जो लिटरल मीनिंग है हमारे डिक्शनरी में वो है डोमिनेंस। अब डोमिनेंस की बात कर रहे हैं तो इसमें ये बोल रहे हैं कि जो हम ऐसा होना चाहिए कि हम उस पोर्टफोलियो में अच्छे से इन्वेस्ट कर सके। अगर ये पोर्टफोलियो है तो वो पूरा वर्ल्ड इन्वेस्टेबल वेल्थ आ सके उसमें, ठीक है। अगर जब हमारे पास हम पूरे मतलब कोई भी, मान लो कि मैं यूएस के स्टॉक्स भी यहाँ पे बाय कर सकती हूँ, मेरे को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैं किसी और कंट्री के बाय कर सकती हूँ, इंग्लैंड के फॉर एग्जांपल, यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया, किसी के भी मैं यहाँ पे कोई भी चीज जो एसेट क्लास है उसको बाय कर सकती हूँ। तो उससे क्या होगा, एक्सपैंड्स द अपॉर्चुनिटी, जो मेरा अपॉर्चुनिटी बेस होगा वो इंक्रीज होगा। बट जो रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस होती है वो, मान लो कोई सेबी है या फिर कोई और जो कंट्री के रिस्ट्रिक्शंस है वो मेरे पे डल गए, तो मैं उससे अच्छे से अपना जो पोर्टफोलियो होगा वो उसको एक्सपैंड नहीं कर पाऊंगी। वैसे ही जो फिफ्थ पॉइंट है वो बोल रहे हैं कि इट शुड हैव द कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब अ मीनिंगफुल प्रोपोर्शन ऑफ एन इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो। अब जो है एक पोर्टफोलियो जब हम बना रहे हैं तो वो एक मीनिंगफुल प्रोपोर्शन उसका लेना चाहिए। मान लो कि अगर मैंने ऐसा कोई वो लिया है एसेट क्लास, एग्जांपल मैंने इक्विटी लिया है, रियल एस्टेट लिया है, इसमें मैं इसको रियल एस्टेट जैसे ले रही हूँ तो इसमें लिक्विडिटी और जो एक्सपेक्टेड ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगा वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, हैम्पर होगा। अगर मैंने रियल एस्टेट ले रखा है और वो क्या है, हमें पता है इलिक्विड एसेट है, ठीक है, इलिक्विड एसेट है, तो इससे क्या होगा, हमारी जो कॉस्ट होगी एक्सपेक्टेड ट्रांजैक्शन कॉस्ट वो भी ज्यादा होगी और लिक्विडिटी कॉस्ट होगी वो भी ज्यादा होगी। तो इससे क्या होगा, हमारा जो वो मीनिंगफुल नहीं होगा, मतलब हमें फायदा ही नहीं होगा उस चीज को अपने पोर्टफोलियो में रखने का। नेक्स्ट है हमारा अब जो प्रोफेशनल उसमें मैं देखूँ एक एनवायरमेंट में तो हम लिस्ट करते हैं चार ऐसे बेसिकली एसेट क्लासेस को हम लिस्ट करते हैं। फर्स्ट इज योर ग्लोबल पब्लिक इक्विटी, जिसमें मैं कंपोज होता है डेवलप्ड, इमर्जिंग, ठीक है, फ्रंटियर या फिर लार्ज, मिड कैप और स्मॉल कैप एसेट्स। इसको हम ऐसे देख सकते हैं, अगर एक पब्लिक इक्विटी है तो उसमें ऐसे है पब्लिक इक्विटी, तो हम उसमें डेवलप्ड इकोनॉमी का भी ले रहे हैं, इमर्जिंग का भी ले रहे हैं, ठीक है, फ्रंटियर एसेट्स भी ले रहे हैं, फ्रंटियर इज योर बहुत जो डेवलप नहीं है। फिर हम उसमें ये भी उसका सब पार्ट्स ले सकते हैं, लार्ज कैप ले रहे हैं, मिड कैप या स्मॉल कैप। जो सेकंड है वो होती है हमारी एसेट क्लास ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी, जैसे कि वेंचर कैपिटल होगी, हमारी ग्रोथ कैपिटल होगी, लेवरेज बायआउट्स हो गए। थर्ड इज योर ग्लोबल फिक्स्ड इनकम, ऐसी जो एसेट क्लास जो कि डेवलप्ड और इमर्जिंग मार्केट डेट ले रहे हैं हम, या फिर कोई सॉवरेन क्या होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ग्रेड ले रहे हैं, हाई सब्जेक्ट सब एसेट क्लास ले रहे हैं, और वो ऐसे होना चाहिए। कैश और शॉर्ट ड्यूरेशन सिक्योरिटीज को भी हम फिक्स्ड इनकम में इंक्लूड करते हैं, और इन्फ्लेशन लिंक बॉन्ड्स। फोर्थ जो हमारा एसेट क्लास इसमें बोल रहे हैं वो है हमारा, इसमें अभी बताओ क्या क्या बोल रहा है, इसमें बोला इक्विटी, बेसिकली पब्लिक इक्विटी, बहुत विजिबल ही नहीं है। इसमें बोल रहे हैं कि पब्लिक इक्विटी जो होगी, ग्लोबल इक्विटी ली है हमने, ग्लोबल इक्विटी, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड है हमारा ग्लोबल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी हमने पिछली स्लाइड में ये पढ़ा है कि वो हम पूरे मतलब कोई भी इन्वेस्टर उसको इन्वेस्ट कर सके। फिर हम लेंगे प्राइवेट इक्विटी, इसमें हमने ली पब्लिक,
पब्लिक प्राइवेट, ठीक है। थर्ड है हमारी योर फिक्स्ड इनकम, वो भी ग्लोबल। फोर्थ है हमारी रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में हम क्या इंक्लूड करेंगे, ऐसी ऐसी एसेट्स को इंक्लूड करेंगे जो सेंसिटिविटी प्रोवाइड कर रही है इन्फ्लेशन से, सच एज प्राइवेट रियल एस्टेट इक्विटी। और ये बेसिकली ये एक फंक्शन होता है रियल एस्टेट क्लास का कि वो इन्फ्लेशन हेज्ड होती है, क्योंकि उनकी जो कैपिटल गेन होगी वो भी हमारी इन्फ्लेशन से लिंक्ड होगी। फिर होगी हमारी ग्लोबल लिंक्ड बॉन्ड्स। इसमें सेम वही जो एग्जांपल मैं अभी आपको समझा रही थी वही दे रखा है। इसमें ये बोल रहे हैं कि बेसिकली अगर ये मेरा एक पोर्टफोलियो है, दिस इज माय पोर्टफोलियो, तो अगर उसमें इक्विटी और डेट का मान लो दिस इज योर 70, दिस इज योर 30, ठीक है। उसके बाद ये फर्दर इस चीज में डिवाइडेड है, एग्जांपल 35 एंड से 35 ऐसे। वैसे ये दिस इज योर 15, दिस इज योर 15, दिस इज योर सब डिविजन। बेसिकली हम कैसे कैसे इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो यही इसको इस स्लाइड में पूरी में दिखाया है, ठीक है। तो इसमें बोल रहे हैं कि सोर्सेज ऑफ रिस्क जो होता है वो ब्रॉडली डिफाइन कर सकते हैं हम। अगर इसकी बात करें, अगर हम अगर इक्विटी की बात करें या फिर बॉन्ड की बात करें, तो हम उसको अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं उस सोर्स ऑफ रिस्क को, बजाय उसके अगर हम यूएस स्टॉक्स ले रहे हैं या फिर एक्स यूएस स्टॉक्स ले रहे हैं, ठीक है, एक्स यूएस स्टॉक्स ले रहे हैं, तो हम उसको अच्छे से डिफाइन नहीं कर सकते सोर्स ऑफ रिस्क। इसमें ये लिखा हुआ है हाउ मच हम कितना एलोकेट कर रहे हैं इक्विटी वर्सेस फिक्स्ड इनकम, ये डिपेंड करता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन में एज कम्पेयर टू कि हमने सब एसेट क्लासेस में कितना इन्वेस्ट किया है। ये ओवरलैप करती है कोई कोई जो सोर्सेज ऑफ रिस्क है। मान लो इक्विटी में अगर कोई रिस्क है तो वो बॉन्ड्स में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं हो सकता, तो वो हमें सोर्स ऑफ रिस्क देखना चाहिए। फोर्थ इसमें बोल रहे हैं कि फैक्टर बेस्ड एसेट एलोकेशन, और जो हम एसेट क्लास बेस्ड एसेट एलोकेशन करते हैं उसके बेसिस पे, मान लो कि एक पोर्टफोलियो बन रहा है, वो बन रहा है हमारा जो फैक्टर बेस्ड एसेट एलोकेशन की बात करूं वो होते हैं, जैसे हम रिस्क की बात करें, इसमें रिस्क को ज्यादा फोकस करते हुए ये पोर्टफोलियो बन रहा है, और इसमें एक एसेट क्लास को फोकस करते हुए ये पोर्टफोलियो बन रहा है। रिस्क फोकस होता है मतलब मान लो कि यहाँ पे लिक्विडिटी की बात करूं मैं, या वॉलिटिलिटी की बात करूं, या फिर मैं कोई और रिस्क ले लो, जैसे शॉर्टफॉल रिस्क हमने अभी पढ़ा था, ऐसे कोई अलग रिस्क ले लो तो वो रिस्क फोकस होता है, या फिर एसेट, और दूसरा जो होता है वो होता है एसेट क्लास फोकस, जैसे कि इक्विटी बॉन्ड्स वगैरह ये सब चीजें। नेक्स्ट लास्ट स्लाइड है ये स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन। स्ट्रेटेजिक मतलब लॉन्ग टर्म की, जब हम लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट प्लानिंग को हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल या फिर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग को हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन। इसमें हम ये बोल रहे हैं कि स्टेप्स कौन कौन से हैं स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन में। सबसे पहले हम करते हैं डिटरमाइन करते हैं और क्वांटिफाई करते हैं इन्वेस्टर के ऑब्जेक्टिव को, कि अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आया तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, उसको क्या मतलब उसको अचीव क्या करना है, अगर उसको पोर्टफोलियो बनाना है तो उसमें मैं क्या क्या देखूंगी, पूल ऑफ एसेट्स क्या क्या उसके लिए एप्लीकेबल है, क्या इन्वेस्टर अचीव करने की कोशिश करे, क्या उसके पास कोई लाइबिलिटी या फिर उसको कोई नीड्स या फिर कोई कौन से उसके गोल्स है, इन सबको मैं देखूंगी और कैसे उसके ऑब्जेक्टिव्स को मैं मॉडल करूंगी, ये इसमें है। जो हमारा सेकंड स्टेप होगा वो होगा रिस्क टॉलरेंस देखना, ठीक है। इसमें फर्स्ट में बताती हूँ, इसमें सबसे पहले क्या है ऑब्जेक्टिव, किसी भी क्लाइंट का ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। सेकंड है हमारा रिस्क देखना उसके कि क्या उसकी रिस्क टॉलरेंस है। थर्ड जो पोर्शन होगा हम देखेंगे कि उसका इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है, ठीक है, इसमें इन्वेस्टमेंट होराइजन देखेंगे। फोर्थ है हमारा कि उसके पास कोई और कंस्ट्रेंट तो नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर हम टैक्स की बात करें तो टैक्स वगैरह उसको कोई टैक्स का कोई इशू तो नहीं है। फिफ्थ है हमारा हम देखेंगे फिफ्थ में कि हम कौन सी अप्रोच को लें, अप्रोच देखेंगे इसमें कौन कौन सी अप्रोच हमने लिया अभी तक एसेट एलोकेशन में, कि वो कौन से अप्रोच के अंडर आ रहा है, उसको क्या एसेट एसेट ओनली वाला अप्रोच है या फिर लाइबिलिटी रिलेटिव है या फिर वो गोल्स बेस्ड है, उसका क्या पोर्टफोलियो का अप्रोच रहेगा हमारा। सिक्स पॉइंट है हम उसको स्पेसिफाई करेंगे एसेट क्लासेस को कि हम कौन से एसेट क्लास लेंगे उसके लिए, ठीक है, एसेट क्लासेस। और हम क्या देखेंगे इसमें, हम कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशंस बनाएंगे। सेवेंथ पॉइंट जो होगा हमारा वो होगा कि हम बहुत सारे रेंज ऑफ पोटेंशियल एसेट एलोकेशन देख रहे हैं, ठीक है, सब एसेट क्लासेस देख रहे हैं हम। फिर से इसमें ये होगा हम बहुत सारे, जैसे मान लो हमने 6 स्टेप में हमने इक्विटी बॉन्ड ले लिया, बट इसमें हम बहुत सारे और एसेट क्लासेस को देखेंगे, ठीक है। 8 पॉइंट है हमारा कि हम अब बहुत सारे एसेट क्लासेस बना दिए, अब हम करेंगे सिमुलेशन कि अगर ये रिटर्न, ये इक्विटी ले रहे हैं हम, ये इक्विटी ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, अगर ये वाली जो पोर्टफोलियो, ये पोर्टफोलियो बनाए, ये बनाए, ये बनाए, तो अब ये डिफरेंट जो सिचुएशंस है या डिफरेंट सिनेरियोज में कैसा रिटर्न दे रहा है, ये हम देखेंगे कि हमारा क्या ऑब्जेक्टिव इसको अचीव कर पा रहे हैं। 9 पॉइंट होगा, तब तक हम ये सिमुलेशन करते रहेंगे, तब तक हमें एक सूटेबल उस क्लाइंट के लिए रिस्क एडजस्टेड एक पोर्टफोलियो नहीं बन जाता उसके गोल के हिसाब से, या उसके जो अप्रोच है, उसकी अप्रोच क्या हो सकती है, उसमें एसेट ओनली अप्रोच हो सकती है या फिर लाइबिलिटी रिलेटिव हो सकती है या फिर गोल बेस्ड हो सकती है। वो अप्रोच जब हम कर लेंगे तो उसको हम बोलते हैं एक पूरा अच्छा खासा हमारा पोर्टफोलियो बन गया, ठीक है। और अब ठीक है, ये हो गया हमारा आज का स्टडी सेशन। तो ये आज मैं डाल रही हूँ डे 8 पे 7th की वीडियो, क्योंकि कल इशू आ गया था जैसे मैंने आपको बताया। अब मैं ज्यादा लंबी नहीं करती हूँ इस वीडियो को और फटाफट से इसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आज बता देती हूँ, आज हमारा जो डे 8 है उसमें हम ये जो चैप्टर 3 है, बेसिकली रीडिंग 3 और जिसमें हम बोलते हैं लर्निंग मॉड्यूल 3, उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो हैप्पी लर्निंग। आज ही मिलते हैं, कल नहीं मिलते, आज ही मिलेंगे हम, ठीक है। शाम को देखते हैं, शाम को मैं अपना जो डे 8 की वीडियो है वो अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच और कीप लर्निंग।